नमस्कार, जय हिंद। तो आज का जो टॉपिक है वो गुप्त साम्राज्य है। गुप्त साम्राज्य जिसकी जो जुपिटर पर लेसी की जो पेट की जो सीरीज चल रही है उसमें गुप्त साम्राज्य कब आता है कि जैसे ही मौर्यों का पतन होता है और मौर्यों के बाद भारत में विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण हुआ, जिनमें कि सबसे पहले कौन आए? हिंद यमन आए, इसके बाद शक आए, पहलव आए, कुषाण आए। तो ये लोग जब आए तो इसके बाद फिर भारत में रूल किसने किया? गुप्तों ने किया। अब गुप्त कहाँ से गुप्त बने हैं? कहा जाता है कि बनारस के एक राजा थे, उनके लड़के का नाम गुप्त था, तो वहाँ से गुप्त साम्राज्य आया। जबकि एक स्रोत ये है कि गुप्त कौन थे? तो ब्राह्मण जो थे वो गुप्त थे, क्योंकि गुप्तों ने अपनी पुत्रियों की शादी ब्राह्मणों के साथ की। तो ऐसा एक अनुमान लगाया जाता है कि गुप्त थे कौन? तो ब्राह्मण जो थे वो गुप्त थे। अब गुप्तों में सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? अब श्रीगुप्त को। श्रीगुप्त जो कि गुप्त वंश का कहा जाता है, एक संस्थापक है, जिसको प्रथम राजा कहा जाता है और उसने महाराज की उपाधि धारण की थी। तो श्रीगुप्त के बाद आया घटोत्कच, उसने भी महाराज की उपाधि धारण कर की। ये दोनों ही स्वतंत्र शासक नहीं हुए। अब इसके बाद हुआ क्या कि जो घटोत्कच के बाद आया वो चंद्रगुप्त प्रथम आया। तो चंद्रगुप्त प्रथम जिसे कहा जाता है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसने अपने आप को महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इसके बाद फिर उसका पुत्र समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा गया, क्योंकि इसने अपने शासन काल में सबसे ज़्यादा विस्तार किया था। ठीक है, समुद्रगुप्त ने इसको पराक्रमांक व श्री विक्रम की उपाधि से विभूषित किया गया। इसके बाद इसका पुत्र चंद्रगुप्त, ये क्रम है, ये जो दिख रहा है ना, ये क्रम है चंद्रगुप्त द्वितीय। ये गुप्त काल का इसका शासन काल था, वो स्वर्ण काल कहा गया। स्वर्ण काल क्या था? समुद्र चंद्रगुप्त द्वितीय स्वर्ण काल कहा गया। इसने अपने आप को विक्रमांक ठीक जो उपाधियां धारण की थी। इसके शासन काल में ही चीनी यात्री था फाहियान आता है। इसके बाद फिर इसका पुत्र आया कुमारगुप्त प्रथम, और कुमारगुप्त प्रथम जिसने कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया था, इसने अपने आप को महेंद्रादित्य की उपाधि से विभूषित किया था, धारण की थी। गुप्तों ने अपने आप सबसे ज़्यादा उपाधियां धारण करने वाले गुप्त ही थे। इसके बाद स्कंदगुप्त, जो कि गुप्तों का अंतिम शासक था, स्कंदगुप्त, और इसने अपने आप को क्रमादित्य की उपाधि से धारण किया था। और हुणों के समय आक्रमण इसी के शासन काल में आता, जो हुणों ने आक्रमण किया था। तो अब चूंकि आपका जो सिलेबस है पैट का, उसमें केवल गुप्तों के दो शासक के बारे में पढ़ना, एक किसी के ये आपका समुद्रगुप्त और एक चंद्रगुप्त द्वितीय, जैसे विक्रमादित्य कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त मतलब किसका लड़का था? चंद्रगुप्त प्रथम का लड़का था। इसका शासन काल है 350 से लेकर 375 ईस्वी का शासन काल है। इसने अपने आप को कौन सी उपाधि धारण की थी? इसने अपने आप को अश्वमेध की उपाधि धारण की थी, पराक्रमांक की उपाधि धारण की थी, श्री विक्रम की, ठीक है, और अप्रतिरथ, ये उपाधियों धारण करने वाला शासक था कौन? समुद्रगुप्त। ये उपाधियां एग्जाम से संबंधित हैं। यह एक महान योद्धा व कुशल सेनापति भी था। विसेंट ऑर्थर जो थे, उन्होंने क्या कहा था? विसेंट ऑर्थर स्थिम, इसने समुद्रगुप्त को, इसकी तुलना किससे की थी? नेपोलियन से। तो इसे कहा जाता भारत का नेपोलियन। तो नेपोलियन कौन था? फ्रांस का एक बड़ा विस्तारवादी शासक था नेपोलियन, जिसने लुई 14वीं को खत्म करके और स्वयं सत्ता पर बैठा था। यह हिंसा व विजयों में विश्वास करता था। मतलब अगर उसने साम्राज्य को विस्तृत, साम्राज्य कहाँ पर? पश्चिम में नर्मदा नदी तक, पूर्व में ठीक है जो मगध तक, और दक्षिण में कहाँ पर? तमिलनाडु तक विस्तार किया था इसने। तो यह हिंसा व विजय में विश्वास करता था। इसने 12 शासकों को पराजित किया था, जिनमें की प्रमुख कौन शासक थे? कौसर जो राज्य था उसके राजा थे महेंद्र, उनको हराया था। कोटूर जो कि ठीक है दक्षिण भारत में आता है, स्वामी दत्त को हराया था। वेगी जो कि हस्ती वर्मा को हराया था, वेगी के हस्ती वर्मा को। और कांची जो कि तमिलनाडु में पड़ता है,
यहाँ के शासक थे विष्णुगुप्त, इनको हराया था इसने। तो ऐसे ही 12 शासकों को इसने हराया था। समुद्रगुप्त ने जो दक्षिण भारत में अपनी विस्तारवादी नीति अपनाई थी, विस्तार को फैलाया था गुप्तों ने, तो दक्षिण भारत में जो विजय प्राप्त की थी ना, उसकी 3 प्रमुख विदेश नीति थी। उन विदेश नीति मतलब दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने की नीतियाँ क्या थी इसकी, तो 3 नीतियाँ थी। पहली नीति थी वो थी ग्रहण, ये इसका विदेश नीति थी इसकी। ग्रहण क्या होता है? शत्रु पर अधिकार करना, मतलब उसके अधिकार को ग्रहण कर लेना, उसके क्षेत्र पर अधिकार पर ग्रहण कर लेना। मोक्ष क्या था? शत्रु को मुक्त कर देना। तीसरी नीति क्या थी? अनुग्रह, मतलब होता है राज्य लौटाकर शत्रु पर दया करना। ये इस प्रकार की नीति पर काम करता था कौन? समुद्रगुप्त। यह विष्णु का उपासक था, यह संगीत का प्रेमी था और कहा जाता है कि इसे वीणा बजाते हुए, ठीक है ना, कई सिक्कों पर दर्शाया गया है, मतलब बताया गया कि वीणा को बजाते हुए ये दिखा हुआ है सिक्कों पर। इसने कविराज नाम की कभी मतलब बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, कविराज नाम की कविताएं भी लिखी हैं। और कहा जाता है कि गुप्तों के शासनकाल में सबसे ज़्यादा स्वर्ण सिक्के चलन में आए थे, और सबसे ज़्यादा जो प्योर सिक्के जो चलन में थे 124 ग्राम के, वे थे किसके? कुशाणों के शासनकाल में। तो ये टॉपिक था समुद्रगुप्त का। अगला टॉपिक लेके आएंगे हम किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे कहते हैं विक्रमादित्य। ठीक है, टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों तक शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।